नमस्कार, मैं डॉक्टर हरप्रीत सिंह आप सबका स्वागत करता हूं डॉक्टर एचपीएस ब्लॉग के अंदर। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि डिस्क बल्ज के ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आज की जो वीडियो हम बनाने वाले हैं वो है हमारी डिस्क बल्ज के ऊपर, जिसके ऊपर हम बात करेंगे कि डिस्क बल्ज क्या है, कैसे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, कौन कौन से इसके कारण हैं और कैसे आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। क्योंकि होता क्या है, जब भी आपको बैक पेन आता है या आपको झुकने में, पीछे होने में दिक्कत आती है या आपकी लेग के अंदर पेन जाता है, तो मोस्टली डॉक्टर एक्सरे और एमआरआई के बाद आपका डिस्क का प्रोलैप्स बता देते हैं, जिसको हम सिंपल भाषा में बोल देते हैं कि डिस्क हमारी दब गई। कोई कहता है हमारी नस दब गई है, कोई कहता है कि हमारा गैप कम हो गया है डिस्क का, कोई बोल रहा है कि आपकी डिस्क स्लिप हो गई है। ये सब चीजें क्या होती हैं, क्यों होती हैं और कैसे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये सारी चीजें आज की वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले ये बात करते हैं कि डिस्क बल्ज होता क्या है। उससे पहले हमें डिस्क को समझना पड़ेगा। डिस्क को समझने के लिए मैंने कुछ पैरामीटर्स बनाए हैं, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हो। सबसे पहले तो क्या है कि हमारी वर्टिब्रा है, यानी कि एक हड्डी जो हमारी स्पाइन है, उसके बीच में हमारी एक डिस्क आती है और उसके नीचे फिर हड्डी है। इसके पीछे से हमारी स्पाइनल कॉर्ड जाती है। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, जो ब्रेन से अपने कंट्रोल, जो कंट्रोल की एक कैनाल होती है जो अपने सारी बॉडी को कंट्रोल करती है, उसे स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, वो इसके पीछे से जाती है। अब जब भी ये डिस्क कंप्रेस होगी, यानी कि जो इसके बीच की जो डिस्क है, जब भी ये कंप्रेस होगी, जब भी ये इसको, तभी ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस करेगी। मोस्टली क्या है, जब भी आपकी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कंप्रेशन आता है तो बहुत अलग अलग तरीके की आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसके अंदर आपका लंबा पेन, शैटिका का, कई बार आपको भारीपन, सुन्नापन, और किसी किसी कंडीशन के अंदर आपको यूरिन और जो स्टूल यानी कि टॉयलेट और वॉशरूम का जो कंट्रोल है वो भी थोड़ा कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि डिस्क कंप्रेस क्यों होती है। बेसिकली डिस्क बनी होती है दो चीजों से। सबसे पहले होता है हमारा एनुलर फाइब्रोसिस और दूसरा होता है हमारा न्यूक्लियस पल्पोसिस। एनुलर फाइब्रोसिस में बाहर की जो रिंग आपको दिख रही है ब्लैक कलर में, और जो ये ग्रीन कलर में न्यूक्लियस पल्पोसिस होता है, दोनों क्या होते हैं, स्पॉन्जी लाइक होती हैं। जैसे ये स्पॉन्जी बॉल है, इस तरीके के ये होते हैं। इनको जो ब्लड सप्लाई होती है वो बहुत रेयर होती है, यानी कि इनको खून की सप्लाई नहीं होती। ये सबसे मेन बात है जो नोट करने वाली है कि इसको खून की सप्लाई नहीं होती है। इसको खाना कहाँ से मिलता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी पार्ट है उनको ब्लड सप्लाई तो चाहिए। इनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, इनको न्यूट्रिशन मिलता है इनके अंदर भरे हुए पानी से, जिसके अंदर इसका जो फ्लूइड होता है वहां से इनको न्यूट्रिशन मिलता है। जब तक ये मूव करते रहेंगे, यानी कि डिस्क आपकी हिलती रहेगी, मूव करती रहेगी लाइक इस गेंद की तरह, तब तक ये लचीली रहेगी। अगर मैं इसको 1 साल या 2 साल के लिए ऐसे पड़ी रहने दूं तो ये हार्ड हो जाएगी। अगर इसको मैं यूज करता रहूं तो ये लचीली रहने वाली है। इसी तरीके का डिस्क का होता है कि जितनी देर आप इसको मूवमेंट में लेके आते रहते हो तब तक तो ये ठीक रहती है, अदरवाइज ये आपकी प्रॉब्लम करना शुरू कर देती है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से कारण है जिससे आपके डिस्क बल्ज के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे पहला है हमारा सिटिंग जॉब। अब इसके अंदर होता क्या है, जैसे ही आप ज्यादा देर के लिए बैठोगे आपका डिस्क का कंप्रेशन बढ़ता है। अब इसका एक मैं सिंपल सा उदाहरण लेके चलता हूं कि मैंने अपने हाथ के अंदर ये 2 किलो का वेट रखा है। अगर इसको मैं 2 मिनट या 5 मिनट के लिए पकड़ के रखता हूं मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इसको ज्यादा देर के लिए होल्ड करूंगा, 1 घंटे या 2 घंटे, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी बाजू सुन्नी हो जाएगी और इसके अंदर जान नहीं बचेगी। सिमिलरली क्या होता है कि जैसे ही अगर आप बैठते हो, डिस्क के ऊपर कंप्रेशन आ रहा है, आप 1-2 घंटे के लिए बैठ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप 12-13 घंटे के लिए लगातार बैठ रहे हो और कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, तो कांस्टेंट प्रेशर इसके ऊपर पड़ता रहेगा और स्पेस ये कम होना शुरू हो जाएगा। अगर आप आगे की तरफ झुक के काम करते हो, फॉर सपोज इस तरफ आगे की तरफ आप झुक के काम कर रहे हो, जैसे ये बॉल पीछे की तरफ बाहर निकल रही है, उसी तरीके से आपकी डिस्क भी बाहर निकलना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आपका पीछे की जो स्पाइनल कॉर्ड होती है कुछ इस तरीके से वो कंप्रेस करना शुरू कर देती है। यानी कि डिस्क इधर से तो बिल्कुल पिचक चुकी है, लेकिन इस तरफ से ये बाहर निकल चुकी है। और कई केसेस के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर टीयर हो जाता है, यानी कि इसके अंदर रप्चर हो जाता है, जिससे डिस्क का जो फ्लूइड है वो निकल जाता है और स्पेस बहुत ज्यादा कम हो जाता है। अगर हम बात करें कि हम कैसे पता लगाएं कि हमारा डिस्क का प्रोलैप्स हो चुका है, यानी कि डिस्क का कंप्रेशन हो रहा है या नहीं।
सो इस चीज का टेस्ट मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया, जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप मैंने स्लम्प टेस्ट को डिस्कवर किया है। उस वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीट इसका बताया कि कैसे आप इसको डायग्नोस कर सकते हो। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन के ऊपर भी इसका मैं लिंक दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इसका लिंक है, आप जाके इसको देख सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। अब सिंपल सी बात है कि आपका डिस्क का कंप्रेशन हो चुका है, तो हमने इसको डीकंप्रेस करना है, यानी कि इसको खोलना है ताकि डिस्क आपकी अपनी जगह पर वापस आ जाए। ये कंप्रेशन कई तरीके से हो सकता है। ये आपका फ्लेक्शन का कंप्रेशन हो सकता है, एक्सटेंशन का कंप्रेशन हो सकता है। ये दोनों को आपको खुद डायग्नोस करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको आगे झुकने के अंदर पेन आ रहा है तो आपका ये फ्लेक्शन का कंप्रेशन है, यानी कि आप कोई भी आगे झुकने वाली एक्सरसाइज नहीं करोगे। अगर आपको पीछे झुकने में पेन आ रहा है तो इट मींस आपका ये एक्सटेंशन का कंप्रेशन है, आप पीछे वाली कोई भी एक्सरसाइज इसमें नहीं कर सकते। सबसे पहले सिंपली मैं एक ऐसी एक्सरसाइज बताने वाला हूं जो लगभग हर पेशेंट के ऊपर काम कर जाती है। उसे हम बोलते हैं ब्रीदिंग विद ब्रिक, यानी कि आप एक ब्रिक के साथ ब्रीदिंग कर सकते हो या आप उसकी जगह पे बुक भी रख सकते हो। ये कैसे करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। ब्रीदिंग विद ब्रिक के लिए मैंने ये ब्रिक रखी है, इसे योगा ब्रिक बोलते हैं। आप इसकी जगह पे किताब भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये इतनी मोटी चाहिए, ये इससे कम मोटाई की भी चलेगी। आपने क्या करना है, सिंपली पहले सीधा लेट जाना है, उसके बाद अपने दोनों घुटनों को मोड़ना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी कमर को उठाना है कुछ इस तरीके से और ब्रिक को अपने बटक्स के नीचे रख देना है। अब रखना कहां पे है, जहां से आपकी बटक्स की लाइन शुरू होती है वहां पर, और उसके बाद इसको ढीला छोड़ देना। आप ये देखोगे कि यहाँ पे कुछ गैप आ गया है। आपने क्या करना है, सिंपली सांस लेना है और सांस छोड़ना है कुछ इस तरीके से। सेम ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपने करनी है जो मैं पहले भी बता चुका हूं। नाक से सांस लेना है, मुंह से सांस छोड़ना है, और ट्राई करिएगा कि शरीर को आप ढीला छोड़ दें, ये अपने आप ये गैप फिल होना शुरू हो जाए। तो इससे क्या होगा, इससे आपका जो बैक का स्पेस है वो थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिससे आपका जो पेन है, जो कंप्रेशन है, वो दूर होना शुरू हो जाएगा। ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। अब मैं बात कर रहा हूं कि हमारी सेकंड एक्सरसाइज की, जो है हमारी मैकेंजी एक्सटेंशन एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के अंदर हमने उल्टा लेटना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने दोनों हाथों पे कूनियों के ऊपर इस तरीके से ऊपर आना है। इसको मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं कि आप सबसे पहले अपने कूनियों के ऊपर आएंगे और फील करेंगे कि आपके बैक में या लेग के अंदर कोई पेन जा रहा है या नहीं। अगर आप यहां तक कंफर्टेबल हैं तो आप इस तरीके से थोड़ा और ऊपर आ जाएंगे और गर्दन को इस तरीके से ऊपर, इसको हम कोबरा पोज भी बोल देते हैं। रिलैक्स। यहां तक अगर आप कंफर्टेबल जा रहे हो तो आप इसका स्पेस और कम कर सकते हो और ऊपर तक इस तरीके से आ सकते हो। ये मैकेंजी एक्सटेंशन एक्सरसाइज हमारी बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। ये इसके साथ साथ आपकी जो डिस्क है कंप्रेशन उसको तो कम करेगी, बल्कि आपकी जो डिस्क को वापस अपनी जगह पर भी पुश करेगी। इसके साथ साथ ये आपकी बैक की बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी है। लेकिन इसको स्टेप वाइज जरूर करिएगा ताकि आपका पेन आने के चांसेस कम से कम हो जाए। तीसरी एक्सरसाइज है हमारी कैट एंड कैमल। ये एक्सरसाइज आप तब करोगे जब आपकी बैक के ऊपर कोई पेन नहीं है, चाहे आप आगे झुक रहे हो, चाहे पीछे झुक रहे हो, चाहे आप साइड में कहीं रोटेट हो रहे हो, और ना ही आपकी लेग के अंदर कोई पेन है। ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। ये आपकी बैक की मोबिलिटी बना के रखती है, डिस्क को प्रॉपर पोजीशनिंग देती है, और इसके साथ साथ आपके डिस्क के कंप्रेशन को बहुत हद तक रोक के रखती है। कैट एंड कैमल एक्सरसाइज के लिए हमने इस ऑल फोर पोजीशन के अंदर आ जाना है, जिस तरीके से आप घोड़े बनते हैं। आपने क्या करना है, स्लोली स्लोली गर्दन ऊपर करनी है और कमर अपनी नीचे करनी है कुछ इस तरीके से। गर्दन भी ऊपर जाएगी और साथ में कमर नीचे आएगी, और सेम बाद में धीरे धीरे गर्दन नीचे, कमर ऊपर। याद रखिएगा ये दोनों मूवमेंट एक साथ होंगी, यानी कि जितनी स्पीड से आपकी गर्दन ऊपर जा रही है उतनी स्पीड से आपकी बैक नीचे जाएगी, और जितनी स्पीड से आपकी गर्दन नीचे जाएगी उतनी स्पीड से बैक ऊपर आएगी। ये थी हमारी कैट एंड कैमल एक्सरसाइजेस।
इस एक्सरसाइजेस के बाद आपका जो बैक पेन है या डिस्क का कंप्रेशन उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप इस एक्सरसाइज को रेगुलर परफॉर्म करते हो तो बहुत कम चांस हो जाते हैं कि अगर आप कोई वजन भी उठाते हो या झुकते भी हो, आपके डिस्क प्रोलैप्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो ये था हमारा डिस्क प्रोलैप्स का ट्रीटमेंट। इस ट्रीटमेंट के अलावा जब आपका पेन ठीक हो जाता है, जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको ट्रीटमेंट बताया था, वो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। सो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जाने से पहले नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करके जाइएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे ना छूटे। सो नमस्कार, मिलते हैं अगली बार।